Hello, hello everyone. Myself Shubham Goyal, and I am your mathematics teacher. And today we are going to learn a very fresh topic and very exciting topic of 11th JEE Mathematics, which is binomial theorem. तो बच्चों आज हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब इसके बारे में हम इतना डिटेल वाइज पढ़ेंगे कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा ये और आपको मज़ा आएगा। बिकॉज होता क्या है कि इस टॉपिक में इनिशियल में अगर आप बुक्स को देखेंगे तो बुक्स में डायरेक्टली एक फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन का, जो मतलब एक पहली बार में अगर किसी 11th क्लास के बच्चे को दिया जाए तो उसको देखने में ऐसा लगेगा मतलब बहुत अजीब लगेगा। ठीक है, तो हम उससे बचने के लिए पहले थोड़ा बेसिक क्लियर करते हैं ताकि हमें वो फॉर्मूला बाद में अच्छा लगना लगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से बच्चों। तो बाइनोमियल थ्योरम जैसे ही हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है, हमें एक वर्ड हिंदी में कहो चाहे इंग्लिश में कहो, ये समझ में आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल दैट मीन्स एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा व्यंजक या एक्सप्रेशन जिसमें दो भिन्न भिन्न पद हों, यानी दो डिफरेंट या डिसिमिलर टर्म्स हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। क्या मतलब है इसका? expression having two different terms। डिफरेंट या डिसिमिलर का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। आप लोगों ने 11th 9th 10th 8th में बाइनोमियल वर्ड बहुत सुना है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब सुना है, तो आई थिंक आपको इतना ऑड नहीं लगेगा। बाइनोमियल का मतलब जैसे दो डिफरेंट टर्म्स का मतलब क्या हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं x² प्लस 10x। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसी दो टर्म्स जिन्हें मर्ज ना किया जा सके, मतलब एक साथ ना लिखा जा सके, उन्हें हम बाइनोमियल टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दो पद दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, जिनको हम अलग अलग मतलब एक साथ नहीं लिख सकते, अलग अलग करना ही पड़ेगा। हम इसमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले सकते हैं x, पर फिर भी जो x प्लस 10 जो बचेगा उसको हम मर्ज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ऐसे दो टर्म्स जो डिफरेंट हो। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक अगर मैं यहाँ पे लिखूं x² प्लस xy। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये भी डिसिमिलर है, पर इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें ये देखते हैं। देखो इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो टोटल पावर है वो है 2, है ना, जबकि सेकंड टर्म में पावर है 1। ठीक है, लेकिन सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखें तो इसमें भी पावर 2 है और इसमें ओवरऑल पावर अगर हम बात करें तो भी 2 है। ओवरऑल पावर का बेटा मतलब होता है कि जो भी हमारे उसमें वेरिएबल या चर चल रहे हैं उन सबकी टोटल घात कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल घात 1 + 1 यानी कि 2। क्लियर? आई होप आपको समझ में आएगा डिसिमिलर टर्म्स क्या होता है। और भी डिसिमिलर टर्म्स के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे a - 5b लिख दूं। ये भी दो टर्म्स हैं जो अलग अलग है, बिकॉज इसमें जो वेरिएबल है वो a है और इसमें वेरिएबल b है, तो इनको हम मर्ज नहीं कर पाएंगे, यानी एक साथ नहीं लिख पाएंगे, सिंगल टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको डिसिमिलर टर्म्स या डिफरेंट टर्म्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में भी हम एक्चुअली में थ्योरम तो एक फॉर्मूला है, हम एक्सपेंशन पढ़ना चाहते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, तो हम ये जो अभी हमने एग्जांपल्स लिखे ना बेटा, a + b या a - 5b या x + 2, है ना, इसमें कोई ना कोई पावर लिखी होगी, समथिंग लेट्स से 10 या लेट्स से 12 या ये मान लो 15, ऐसे कोई पावर लिखी हुई होगी और हमें उसको एक्सपांड करना है, यानी उसका प्रसार करना है। प्रसार करना मतलब इसको खोल देना है कि इसको जब ओपन करेंगे, इसको जब पावर को ओपन करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, इसे हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल मतलब दो पदों का एक्सपेंशन, यानी प्रसार कर दिया हमने, उसको खोल दिया। क्लियर? तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अब हम समझने वाले हैं क्या है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्चुअली में बच्चों आप लोगों ने पढ़ रखा है, एक्चुअली में ये आप लोगों ने क्लास 8th 9th 10th में ही पढ़ लिया है। आप लोगों को अजीब सा लगेगा, बट अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ
एक्चुअली में आप लोगों ने आइडेंटिटीज नाम से बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं जिन्हें एक्चुअली में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन ही कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने आई थिंक a प्लस बी का होल स्क्वायर ये पढ़ रखा है, राइट? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता? बट एक्चुअली में आपने बुक्स में देखा होगा तो ऐसा लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना? फॉर्मूला तो वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं। लेकिन हम इसको ऐसे मैनर में क्यों लिख रहे हैं? ऐसे मैनर में इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम एक पैटर्न बना पाए। आगे चलकर हम देखेंगे यहाँ पे एक पैटर्न सा फॉलो होगा, ओके? तो अभी हम इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों ने a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा होगा, a प्लस बी टू द होल पावर 3, मतलब कि 3 घात का क्या प्रसार होता है। तो आप लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आपने ये भी पढ़ा है, या आपने इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपने ये पढ़ा है एक्चुअली में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्या हो रहा है है ना? तो ये भी हमने बड़ी मुश्किल से रट्टा मार मार के पढ़ा था, राइट? बट ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं इसको ऐसे ना लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको घटती हुई पावर्स में लिखूंगा। मतलब सबसे पहले तो मैं a क्यूब लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 3a स्क्वायर बी, फिर लिखेंगे 3ab स्क्वायर और फिर लिखेंगे b क्यूब। अभी आपको पता लग जाएगा, ओके? गलत तो नहीं लिखा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो वही, ओके? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों a प्लस बी की पावर 4 इसका एक्सपेंशन कर दो, यानी इसका आंसर बताओ क्या होगा? तो बच्चे कहेंगे सर कोई बात नहीं, इसका भी कर देंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो सर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हमने फॉर्मूला जानते हैं, उसका एक और बार होल स्क्वायर कर देंगे, बट टाइम लगेगा ना। चलो आप कर लोगे, माना आपने कर लिया, बट मैं आगे ये पूछूं a प्लस बी की पावर 5 को करो, इसका आंसर बताओ। a प्लस बी की पावर 10, a प्लस बी की पावर 20, a प्लस बी की पावर 100, तब क्या करोगे? तो आपको लग रहा है यार हाँ इसका कोई ना कोई फिर कुछ ऐसी बात बननी चाहिए जिससे कि हम इन सारे आंसर्स को निकाल पाए, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मतलब ये दिमाग में शायद थिंकिंग आ रही होगी कि कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें हम ये सारे वैल्यूज रखते हैं तो हमारा कोई भी पावर का आंसर आ जाए, है कि नहीं? तो वही हम यहाँ पे अब देखना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पैटर्न नोटिस करना चाहेंगे कि क्या पैटर्न है जिसके बेसिस पे हम a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5 या a प्लस बी की पावर कोई भी आए उसका एक्सपेंशन कर सकें, यानी उसका प्रसार कर सकें, ठीक है? तो बच्चों अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग से लिखना चाहूँ, जैसे मैं एक बाइनोमियल लिखता हूँ a प्लस बी, अब इस पे पावर लगा देता हूँ 0। 0 पावर का आंसर क्या होता है? अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1, राइट? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1। अच्छा, आपसे a प्लस बी की पावर 1 पूछूं तो सर 1 पावर तो कोई मतलब नहीं होता, 1 पावर लिखो या मत लिखो एक ही बात है, यानी आप इसको लिखोगे a प्लस बी, राइट? a प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो सबने जाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर को अब हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई डाउट नहीं? ओके, तो अब अगला क्या है? a प्लस बी टू दी पावर होल क्यूब। तो इसको हमने कैसे लिखा था? पहले a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी, ओके? अब हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि a प्लस बी की पावर 4 अगर मैं इसको होल लूं, मतलब इसको बिना सॉल्व किए इसका आंसर निकालना चाहूँ तो कैसे मिलेगा, राइट? यही हमें समझना है यहाँ पे, क्लियर है? तो इसको समझना चाहते हैं हम। तो इसको समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें पैटर्न नोटिस करना है। पैटर्न क्या है? जैसे फर्स्ट पैटर्न, अब यहाँ पे गौर से सुनना बच्चों, अगर आप ये पॉइंट पकड़ गए तो आप किसी का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, किसी भी बाइनोमियल की कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर का पावर का एक्सपेंशन आप कर दोगे। अभी हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं या होल नंबर की बात कर रहे हैं, अभी हम आगे कोई भी अजीबोगरीब पावर आएगी तो उसका भी एक्सपेंशन करना सीखेंगे, ठीक है? तो आते हैं अभी तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने पावर 0 लिखी तो इसमें कितने टर्म कितने आए? एक ही टर्म आया, राइट? a प्लस बी की पावर 1 लिखी तो इसमें कितने टर्म आ रहे हैं? 2 टर्म आ रहे हैं, ओके? a प्लस बी की पावर 2 लिखी तो इसमें कितने पद आ रहे हैं? 3 पद आ रहे हैं, ओके? तो इसका मतलब a प्लस बी की पावर 3 में एक ज्यादा पद आएगा, यानी कि 4 पद होने चाहिए, 1 2 3 4, ओके? हाँ, इसमें भी 4 पद आ रहे हैं, मतलब जो पावर लिखी हुई है
उससे एक ज्यादा आज नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है। क्लियर है? तो इसका मतलब a प्लस बी की पावर 4 में कितने पद आने चाहिए? 5 पद आने चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? इसमें एक ज्यादा पद आने चाहिए। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, यानी नोटिस किया कि इसके प्रसार में या इसके आंसर में कितने पद आने चाहिए। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, तो अभी मैं इसका आंसर नहीं जानता, लेकिन एटलीस्ट ये तो बता पाया कि अब इसको खोलेंगे तो इसमें कितने पद आएंगे। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पावर कितनी है? 2। अगर आपने नोटिस किया तो मैं यहाँ पे 3 टर्म्स देख पा रहा हूं, हर एक टर्म पे टोटल डिग्री 2 है, यानी टोटल घात 2 है। कैसे? अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे टोटल पावर कितनी है? 2। ठीक है, यहाँ पे टोटल पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे टोटल पावर कितनी है? 1 + 1 यानी कि फिर से 2 है। राइट? अच्छा, ठीक है, तो इसको 3 में देखते हैं। 3 में देखते हैं तो 3 में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि घात 3 है। इसका मतलब है हमने अभी जो पैटर्न नोटिस किया, इस हिसाब से तो इसमें हर पावर 3 होनी चाहिए, हर एक टर्म की पावर टोटल घात 3 होनी चाहिए। क्या इसकी घात 3 है? हाँ, इसकी घात 3 है, बिल्कुल इसकी घात 3 है। इसकी घात टोटल घात कितनी है? 3, 2 + 1। इसकी टोटल घात कितनी है? फिर से 3, और इसकी टोटल घात कितनी है? फिर से 3। वाह, ये तो बहुत बढ़िया नोटिस हुआ। यानी अगर मैं a प्लस बी की घात 4 का प्रसार करना चाहूंगा, यानी उसका आंसर देना चाहूंगा, तो उसके जो 5 पद आएंगे उनमें हर एक पद की टोटल घात कितनी होनी चाहिए? जो इस पर घात लिखी हुई है उतनी होनी चाहिए, यानी कि 4 होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, यहाँ से क्यों किया, तो आप यहाँ से भी देख लो। a प्लस बी की घात 1 है, यानी कि जितने पद आने चाहिए 2 ही पद आने चाहिए, क्योंकि घात 1 है, और उन दोनों पदों पर कितना पावर होना चाहिए? एक पावर होना चाहिए। तो दोनों पर आप देख सकते हो a लिखा है यानी e पावर 1 है, b लिखा है यानी b पावर 1 है। क्लियर? a प्लस बी की घात 0 है, तो सर इसमें कितनी पावर आनी चाहिए? जितनी पावर आनी चाहिए 0। आप देख लो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है? 0 ही होगी ना। राइट? क्लियर होगी बात? सेकंड ऑब्जर्वेशन क्लियर? इसका मतलब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी बाइनोमियल की पावर जो लिखी होगी, जो नेचुरल नंबर लिखी होगी, उसको ओपन करेंगे तो उसमें जितने भी टर्म्स आएंगे हर एक पे टोटल पावर उतनी ही होनी चाहिए। राइट? क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखते हैं। ओके, तो थर्ड पॉइंट के लिए अब हम ये नोटिस करना चाहेंगे, जरा आपने गौर किया हो तो मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा था ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि देखो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा है? a की पावर 2 लिखी है, a की पावर 2। a यानी कि पहला जो नंबर यहाँ पे प्लस साइन से पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर मैंने 2 कर दी। 2 यानी जो लिखा हुआ है वो मैक्सिमम पावर आ गई। अब ऐसे ही हमने क्या किया, अब मैंने सेकंड पद में देखा कि a की एक घात कम हो गई है, a की एक घात कम हो गई है, और b की एक घात बढ़ गई है। b की एक घात कैसे बढ़ गई? यहाँ पे b की घात एक्चुअली में 0 थी बेटा, है ना? यहाँ पे कोई पावर नहीं थी, इसका मतलब इसकी पावर कितनी थी? 0, तो 0 से 1 हो गई। ठीक, अब यहाँ पे पावर देखो, यहाँ पे a की एक घात और कम हो गई, तो 1 से 0 हो गई, और b की एक घात और बढ़ गई, यानी 1 से 2 हो गई। क्लियर? अच्छा, ये पैटर्न है, तो हो सकता है अगले वाले में भी ये पैटर्न लगे। देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर ये लग गया इसका मतलब सही है। ठीक, a प्लस बी की घात 3, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया? फर्स्ट टर्म को सबसे बड़ी पावर दे दी, यानी कि 3 दे दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि a की एक पावर घटाना है और b की एक पावर बढ़ाना है। ठीक है, चेक करते हैं। a की एक पावर 3 से क्या हो गई? 2 हो गई। b की पावर यहाँ कितनी थी? 0, 0 से कितनी हो गई? 1 हो गई। अब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो a की पावर 2 से कितनी हो गई? 1 हो गई, और b की पावर बढ़ के 1 से 2 हो गई। ठीक है, तो उसमें अब अगली बार में क्या होगा? a की एक पावर और कम हो जाएगी, यानी 1 से 0 हो गई, और b की पावर 2 से 3 हो गई। अरे वाह, ये भी एक बहुत बढ़िया पैटर्न निकला। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी की घात 4 में अगर मैं ये ऐसी बात कहना चाहूँ तो अब सबसे पहले हम a पर कितनी पावर चढ़ाएंगे? a यानी फर्स्ट टर्म पर कितनी पावर चढ़ाएंगे? जो पावर यहाँ लिखी हुई है, यानी 4 की 4। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे? अब a की एक घात घटाते जाएंगे और b की एक घात बढ़ाते जाएंगे, यानी a की घात लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे b, फिर ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर, फिर a की एक और घात कम करी यानी 1, और b की घात बढ़ाई यानी 3, और लास्ट में a की घात 0 कर दी और b की घात आ गई पूरी की पूरी 4। वाह, यानी हम लोगों ने बिना इसको मल्टीप्लाई करके, यानी कुछ भी करने के बिना, अभी तक हमने 5 फॉर्म लिख दिए हैं। अब बस
रह क्या गया है, रह तो गया है एक तो इनके बीच में क्या आने वाला है, यानी इनके गुणांक है ना, इनके गुणांक। जैसे कि यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे 1 3 3 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे हमें क्या ऐसे गुणांक हैं वो बताने हैं। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? यानी हम ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पे आ चुके हैं, बस हमें इनके गुणांकों की जरूरत है और कुछ नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, तो अब इस चीज को देखने के लिए एक पैटर्न नोटिस करते हैं, यानी हम अब जो पैटर्न नोटिस करना चाहते हैं वो इन सभी के गुणांकों पर पैटर्न नोटिस करना चाहते हैं, उसमें कोई पैटर्न बनाने की सोचते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और हम इन सभी पावर्स के पैटर्न कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक लिखना चाहते हैं। जैसे a प्लस बी की पावर 0 में गुणांक कितना था? 1 था, एक ही टर्म था उसमें। a प्लस बी की पावर 2, उसमें गुणांक कितने थे? a और b के थे, यानी दोनों में गुणांक बन थे। तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, 1 यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना, सिस्टमैटिक वे में लिख रहा हूँ। ठीक, a प्लस बी की घात फिर 2 आया था, 2 में 3 पद आए थे, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, यानी कि गुणांक हो गए 1 2 और 1। ऐसे a प्लस बी की घात 3 में गुणांक क्या क्या थे? 1 3 3 1। ठीक है, अब हमें a प्लस बी की घात 4 के गुणांक बताने हैं। तो मैंने यहाँ गुणांक जबरदस्ती इसलिए लिखे हुए हैं ताकि सिर्फ हमारा ध्यान गुणांकों पर ही रहे। ओके, तो अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न बनाना है जिससे कि a प्लस बी की घात 4 के गुणांक हमें पता लग जाए। तो यहाँ भी एक पैटर्न आपने को नोटिस अगर आपने किया हो तो जरा ध्यान से देखो कि जो भी मैंने पंक्ति लिखी है उन पंक्तियों में, जैसे यहाँ एक पंक्ति है, यहाँ एक पंक्ति है, यहाँ एक पंक्ति है, यहाँ एक पंक्ति है, हर पंक्ति में जो स्टार्टिंग गुणांक है, जो स्टार्टिंग यानी पहला वाला गुणांक है और जो लास्ट वाला गुणांक है वो दोनों सेम है। देखो, इसमें पहला 1 और दूसरा 1, इसमें पहला 1 और लास्ट वाला 1, पहला 1 और लास्ट वाला 1। इसका मतलब है कि आने वाला जो भी पावर होगा उसके जो गुणांक होंगे उसमें पहला वाला भी 1 होगा और लास्ट वाला भी 1 होगा। क्लियर? तो a प्लस बी की घात 4 में हम देख रहे हैं 5 पद आएंगे, तो पहला वाला हमारा यहाँ पे 1 होगा और लास्ट वाला हमारे यहाँ पे भी 1 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलो ठीक है, अब हमें बीच वाले गुणांक देखने हैं। ठीक, तो बीच वाले गुणांकों में भी एक पैटर्न है, अगर आपने नोटिस किया हो या आप देखो, मैं नोटिस करवा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे 1 और 1 है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ऐसा लग रहा है 1 और 1 को जोड़ के 2 आ गया, राइट? अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है ये 3 आना चाहिए इनके ऊपर वाले दोनों नंबरों को जोड़कर। 1 और 2, हाँ आ रहा है। ये वाला 2 और ये वाला 1 जोड़ूं तो इसका मतलब इनके बीच में जो नंबर आ रहा है नीचे की तरफ उसका योग यही होना चाहिए, उन दोनों का योग ही होना चाहिए। आ रहा है? ओके, इसका मतलब है मुझे 1 और 3 के नीचे यहाँ क्या नंबर लिख देना चाहिए? 1 प्लस 3, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 4, राइट? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3 प्लस 3, यानी यहाँ पे आना चाहिए 6। ऐसे ही यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों का योग यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 4। वाह, ये तो बात बन गई, यानी हमने a प्लस बी की घात 4 के अब गुणांक भी बता दिए हैं। हमने पद तो पहले लिख दिए थे, बस गुणांक उसमें लिखना बाकी थे। यानी अब मैं a प्लस बी की घात 4 का प्रसार यानी कि आंसर लिख सकता हूं। सबसे पहले तो हमने a की घात 4 लिखा था, फिर हमने लिखा था a क्यूब b, फिर हमने लिखा था a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर लिखा था a इंटू बी की घात 3, फिर लिखा था b की घात 4। ऐसे ही हमने a की घात बढ़ाई थी और b की घात बढ़ाते चले गए थे। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे जो हम गुणांक लिखेंगे वो क्या होने चाहिए? वो ये सारे गुणांक हमें लिख देने, यानी a की पावर 4 के आगे न लिखना है, उसका कोई मतलब नहीं है ना। उसके आगे आप यहाँ पे क्या लिखना है? 4, फिर यहाँ पे क्या लिखना है? 6, फिर यहाँ पे क्या लिखना है? 4, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना है? 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ओह वाह, तो इसका मतलब है हम लोगों ने इतने सारे पैटर्न नोटिस करके a प्लस बी की घात 4 का फाइनली बिना मल्टीप्लाई के आंसर निकाल दिया। हालांकि ये चीज सोचने में हमें टाइम लगा, लेकिन अब मैं a प्लस बी की घात 5 का भी आंसर दे सकता हूँ। चलो वो ट्राई करते हैं, a प्लस बी की घात 5 कैसे आएगा। तो a प्लस बी की घात 5 है, यानी इसमें जो ओपन करेंगे इसको सॉल्व करना चाहिए, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आने चाहिए? इसमें पावर 5 है, तो सर आपने पहला बताया था कि पावर 5 हो तो नंबर ऑफ टर्म्स, पावर जितनी हो नंबर ऑफ टर्म्स उतनी एक ज्यादा हो जाती है, यानी 5 घात है तो एक यानी 6 पद आ जाएंगे। ओके, अच्छा
अच्छा, तो फिर स्टार्टिंग सर कहाँ से होनी चाहिए? चलो ट्राई करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी की पावर 5 लिखता हूँ तो 6 नंबर ऑफ टर्म्स आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि क्या क्या वेरिएबल आएंगे। ओके, तो पहला तो यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो a की सबसे ज्यादा पावर चढ़ाओगे यानी कि 5। ठीक है, अब a की एक घात घटाते जाओ, b की एक घात बढ़ाते जाओ, यानी a की पावर आएगी 4, फिर आएगा b, फिर आएगा a की घात 3, फिर आएगा b स्क्वायर, फिर a की घात 2, फिर b की घात 3, फिर a और b की घात 4, और लास्ट में b की घात 5। क्या ये हमने सही पद लिखे? 1 2 3 4 5 6, हाँ सही पद है, बिल्कुल सही है। क्लियर? अब गुणांक है, तो गुणांक हम फिर इनकी मदद से निकाल लेते हैं। ये जो हमने ये वाली पंक्ति निकाली है, इसके बाद अगर मैं इसके पैटर्न सोचूं जो हमने बताया था, उसकी मदद से मैं इनके गुणांक लिख सकता हूँ। चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी रो में पहला और आखिरी गुणांक तो 1 ही रहेगा, तो पहला और आखिरी गुणांक 1 लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए तो इनके ऊपर आने वाले दोनों नंबर को जोड़ दूंगा, यानी यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे ऐसे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे ऐसे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10, और यहाँ पे ऐसे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5। क्या आपको बात समझ में आ गई? यानी हम अपने यहाँ पे आंसर लिख देंगे 1, फिर +5, फिर +10, फिर +10, फिर +5 एंड +1। ओके बच्चे, जो अभी आपने ये चीज सीखी ना, इसको हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? पास्कल ट्रायंगल। एक मैथमेटिशियन थे पास्कल, उनके नाम पर, उन्होंने अपने नाम पर ये थ्योरी लिखी है, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल का त्रिभुज का नियम। तो पास्कल ट्रायंगल क्या कहता है? पास्कल ट्रायंगल कोएफिशिएंट के बारे में बताता है। कोई भी बाइनोमियल पे अगर हम होल नंबर डालें तो उसके एक्सपेंशन में, यानी उसको जब ओपन करेंगे तो उसमें क्या क्या गुणांक आएंगे वो इसमें बताएं। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। चलो तो फिर ऐसा करते हैं, अगर इतना आपको अगर समझ में आया तो फिर इसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि a प्लस बी की घात 8 का आंसर क्या होगा। सर a प्लस बी की घात 8 है तो मतलब 9 पद आएंगे, 9 पद आएंगे। स्टार्टिंग में a की घात 8 आएगा और एंडिंग में b की घात 8 आएगा, और हम एक एक करके a की घात घटाते जाएंगे और b की घात बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल सही है। सर गुणांक कैसे निकालेंगे? गुणांक ऐसा करते हैं कि सर गुणांक निकालने के लिए 8 पावर चाहिए, तो मैं 6 तक तो आ चुका हूँ, 5 तक तो आ चुका हूँ, सॉरी 5 के बाद छठी निकालता हूँ, फिर उसके बाद 7वीं नंबर निकाल देता हूँ और उसके बाद 8वीं नंबर। ओ ओके, तो मुझे अगर 8 पावर का आंसर चाहिए तो मुझे उससे ऊपर वाली रो के सारे गुणांक पता होने चाहिए, उससे ऊपर वाली पंक्ति के सारे गुणांक पता होने चाहिए, वरना तो मैं आंसर निकाल ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो पास्कल ट्रायंगल ये दिक्कत कर गया। इसका मतलब पास्कल ट्रायंगल ने ये कहा कि अगर मैं बाइनोमियल पे रैंडमली कोई भी पावर चढ़ा दूंगा तो मैं उसके डायरेक्टली गुणांक नहीं बता पाऊंगा। क्या ये आपके दिमाग में चलता? राइट? तो अब इस चीज को हम डिटेल में सॉल्व करना चाहेंगे, यानी अब हम चेक करना चाहेंगे कि इससे बचने का क्या तरीका है। तो इससे बचने का तरीका बेटा अपने पास है, जिसे हम कहते हैं एनसीआर, जिसे हम कहते हैं एनसीआर। एनसीआर क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए आप लोगों ने शायद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में ये सारी बातें कर ली होंगी। आई होप आपको ये बातें जानने में इंटरेस्ट आया होगा। आई थिंक टाइम बहुत हो चुका है, तो अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, यू लाइक इट, यू एब्सोल्युटली लव्ड इट। ओके, थैंक यू।